Hello students and welcome to another session of my online biology classes called Biology Simplified. Students, हम लोग एक्चुअली फिलहाल 12th स्टैंडर्ड का जो सेकेंड चैप्टर है विच इज़ रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, वो चैप्टर हम कर रहे हैं. एंड आपको याद होगा कि जब भी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको कहा था कि क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं था टेक्स्ट बुक में और मुझे ऐसे लगा कि वो इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है अगर स्टूडेंट को ज़्यादा स्कोर करना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में. बहुत इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट टॉपिक है. तो मैंने आपको बोला था कि मैं एडिशनल कुछ स्लाइड्स बना के आपको एज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी. ओके अभी ये एक्सटेंसिव नोट्स नहीं है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट कि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नोट्स नहीं निकाले हैं. बट मैंने क्या किया है कि कुछ कॉन्सेप्ट जो मुझे लगे कि आपको थोड़ा सा इन डेप्थ अगर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो आपको इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. तो वो दो टॉपिक्स लेके मैंने एक एक्स्ट्रा नोट्स जैसे छोटा सा चैप्टर टाइप में बनाया है. प्लीज़ नोट दैट ये इसी से रिलेटेड है. आपका जो सेकेंड चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मैंने स्पेसिफिकली ये चीज़ की है क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन भी अटेम्प्ट करने वाले हो. तो आपको जितना कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगा उतना ज़्यादा आपको पेपर लिखने में मज़ा भी आएगा और आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से नीट में भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी. ओके सो ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ऐसे कुछ करने के लिए. प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको ये अटेम्प्ट अच्छा लगा या नहीं, आपको कुछ बेनिफिट मिला या नहीं. एंड अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा. राइट. तो अगर दूसरे किसी टॉपिक में भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये पर्टिकुलर पार्ट समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट्स में या सजेशंस में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझे लिख सकते हैं. तो मैं उसको एज एन एडिशनल नोट बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी. ओके सो मैं हूँ डॉक्टर श्यामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर. लेट्स गो हेड स्टूडेंट्स. ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं थोड़ा सा एक्सटेंशन में करूंगी. राइट. तो अगर आपके पास आपके जो 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक्स हैं तो प्लीज़ आप अपना टेक्स्ट बुक लेके बैठिए और नोट्स लिख सकते हैं या तो फिर आप वहीं पे टेक्स्ट बुक में बाजू में छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं. ठीक है. तो एक डायग्रामेटिक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है जहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक्स में जहाँ पे ये लेबलिंग्स जो है ये मिसिंग है. करेक्ट है, दे हैव गिवन इट एज ब्लैंक्स. तो जहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू होता है उसी पेज के राइट हैंड कॉर्नर पे ये डायग्राम ऐसा कुछ सिमिलर डायग्राम दिया हुआ है. एग्जैक्टली यही नहीं है, सिमिलर डायग्राम है. और वहाँ पे ये जो है ये ब्लॉक्स उन्होंने खाली छोड़े हुए हैं. तो आप इन ब्लॉक्स को भर सकते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी इस सिस्टम को कर चुके हैं. तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी. ओके आई विल जस्ट वेरी क्विकली मैं आपको जस्ट एक शॉर्ट में बता दूंगी कि सिस्टम कैसा है. तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. ये जो पूरा सेंटर में है ना पेयर शेप्ड या ट्राइंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर है यूटेरस या बच्चेदानी जिसको कहते हैं. और ये जो दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे साइड में दिखाए हैं दीज आर द ओवरीज. करेक्ट है. अब कुछ कुछ डायग्राम्स में ओवरी का सेक्शन दिखाया गया है यहीं पर. आपके टेक्स्ट बुक में सेक्शन का डायग्राम है यहाँ पर. और आगे जाके भी हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में आपने डिटेल सेक्शन ऑलरेडी किया हुआ है. ओके सो दो स्टूडेंट्स जो इसी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ गो बैक टू माय चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. ओके बेल आइकॉन दबा दीजिए, आपको सारे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. मैं बहुत सारा कंटेंट ये साल करने वाली हूँ. ओके रिलेटेड टू 12th, रिलेटेड टू नीट. सो प्लीज़ कीप क्यूड, देखते रहिए. करेक्ट. तो एज आई वाज सेइंग ये वाला जो है डायग्राम इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं और ये पर्टिकुलर डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ओके इट वाज गिवन इन डिटेल. तो इसको मैंने अगेन वापस से डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ. ओवरी का सेक्शन है. सेक्शनल व्यू में आपको फॉलिकल्स दिखेंगे जो अलग अलग स्टेजेस ऑफ मेच्योरिटी में है. करेक्ट है. तो उसको कंफ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप मेन टेक्स्ट के वीडियो से रेफर कर लीजिएगा. करेक्ट है. सो वी हैव ऑलरेडी डन हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी. मेरे हर एक वीडियो के ऊपर थंबनेल पे लिखा हुआ है कि मैंने कौन सा टॉपिक अंदर लिया है फॉर 12th स्टैंडर्ड. ओके मैंने लेबल्स जो है वो सब चेंज किए हुए हैं, आपने नोटिस किया होगा. तो अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न आप प्लीज़ उस पर्टिकुलर वीडियो को देखिए. एंड अगेन मैं आपको बोलूँगी ये जो टॉपिक है ये काफ़ी डिफिकल्ट है, बहुत लंबा टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है. ओके तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके स्टडी करना है, दैट्स ऑल. राइट. सो कमिंग बैक, ये यूटेरस है, ये दोनों साइड पे ओवरी है. ओके हमने ओव्यूलेटरी साइकिल भी देख ली है कि जब ओवम यहाँ से रिलीज होता है, राइट, तो एक महीने में ओवम यहाँ से रिलीज होगा, मान लीजिए इस ओवरी से, तो अगले महीने में वो इस ओवरी से रिलीज होगा.
फिर नेक्स्ट मंथ में यहाँ से, फिर नेक्स्ट मंथ में यहाँ से। तो ओवरी के अंदर क्या हो रहा है, फीमेल जो गैमीट है, ओके, जिसको हम oocyte या एग सेल या फीमेल गैमीट बोल सकते हैं, ओके, ये फीमेल गैमीट जो है ये बंध रही है यहाँ पे, मेच्योर होके ये बनता है, और फिर मेच्योरेशन होने के बाद उसको यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है, मतलब ओवरी से वो एग सेल बाहर निकलेगा, करेक्ट है। जब निकलेगा तब क्या होगा, अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो लंबा ट्यूब टाइप में है जिसमें यहाँ पे देयर इज एन एक्सटेंशन, अब इस ट्यूब को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है इंडिकेशन, ओके। फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स जो है, हमें पता है कि ये दो है नंबर में, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, करेक्ट है। ओवरी से बिल्कुल नजदीक, देखिए इनका कितना क्लोजली है, ये दोनों ओवरी से बहुत कनेक्टेड है, करेक्ट है। पेरिटोनियल कैविटी में हॉरिजॉन्टली, मतलब ये फ्लैट वेज पेरिटोनियल कैविटी में दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। आपके दोनों ट्यूब्स आपको पता है कि अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर लंबाई में है, ओके, मसल से बने हुए हैं, बहुत नैरो है। एंड अंदर है ना, इन दोनों ट्यूब्स के अंदर ये जो पूरी लाइनिंग है, ये लाइंस जो दिख रही हैं, ये कौन सी एपिथेलियम है बच्चों, ये है सीलिएटेड एपिथेलियम, ओके। तो ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये फाइन पॉइंट्स है, ये आपको पता होना ही चाहिए। एंड खास करके अगर आप नीट के लिए जा रहे हैं तो ये सारी चीजें हैं जहाँ पे क्वेश्चनिंग बड़ी डिटेल में आ सकती है, राइट। तो अब ये फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन एग्जैक्टली क्या है, हाँ। तो फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन ये है कि जब यहाँ से फीमेल गैमीट बाहर निकलेगा इस पिंक स्ट्रक्चर से ओवरी से, उस फीमेल गैमीट को ये पार्ट जो है, जो ऐसे फिंगर जैसा प्रोजेक्शन है, करेक्ट है, ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शन को हमने नाम दे दिया है फिम्ब्रिए। स्टूडेंट्स अपने अपने टेक्स्ट बुक में ये सारे लेबल्स है ना फटाफट भरते जाइए और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन सुनिए, तो बहुत मजा आएगा आपको, ओके, आपके स्टडी में भी बहुत फर्क पड़ जाएगा, करेक्ट है। तो क्या है, यहाँ से फीमेल गैमीट बाहर निकल गया मेच्योर होके, ग्राफियन फॉलिकल के थ्रू बाहर आ गया है। अब ये जो है, ये फिंगर जैसे जो प्रोसेसेस हैं, उंगलियों जैसे प्रोसेसेस हैं, तो ये क्या करेंगे, उंगलियों जैसे हम उंगलियां पकड़ने के लिए यूज करते हैं ना, कोई भी चीज होल्ड करने के लिए यूज करते हैं, ऐसे ही आइए जो फिम्ब्रिए है, ये फीमेल गैमिट को होल्ड करते हैं, पकड़ के अंदर की तरफ पुश करते हैं यहाँ पर इस रीजन में। तो मतलब यहाँ पे कहीं तो भी होल या ओपनिंग होनी चाहिए, जो डायग्राम में दिख नहीं रही है, उस होल या ओपनिंग को हम ऑस्ट्रिया कहते हैं, करेक्ट है। तो दैट इज अ स्मॉल ओपनिंग, और वो अंदर के तरफ चला जाता है, करेक्ट है। सो जैसे ही आपका फीमेल गैमेट रिलीज हो गया, फिम्ब्रिए ने उसको पकड़ लिया, फिम्ब्रिए भी फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है, ओके, फिम्ब्रिए ने उसको पकड़ लिया और अंदर की तरफ पुश कर दिया। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हमको अलग अलग रीजन दिखाई देंगे। ये है थोड़ा सा मोटा रीजन, है ना, जो फनल जैसे दिखता है, हमने ग्लास फनल्स वगैरह यूज किए हैं या घरों में फनल्स यूज किए हैं, है ना, तेल वगैरह भरने के लिए। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही उसी तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस फनल जैसे स्ट्रक्चर का नाम हमने दे दिया है इनफंडिब्यूलम, ओके, क्या बोलते हैं हम इसको, इनफंडिब्यूलम, ओके। ये एक ब्रॉड रीजन है जिसके थ्रू जो ओवम सेल यहाँ पे अंदर एंटर हुई है, ये ऊपर की तरफ पुश कर दी गई है, करेक्ट है। अब ओपनिंग का नाम मैंने क्या बताया था, ऑस्टियम, यहाँ पे एक ओपनिंग है ऑस्टियम, प्लीज कहीं पे लिख के रखिए, ये तो आपके टेक्स्ट बुक में होगा लेकिन जस्ट राइट इट डाउन समवेयर, कि इनफंडिब्यूलम और ये फिम्ब्रिए के बीच में कोई ओपनिंग है जो यहाँ दिख नहीं रही है, बट ऑब्वियसली अगर एक अंडर एंटर हो रहा है तो मतलब वो होल तो होगी, वहां पे ओपनिंग तो होगी, है ना, तो उसको हम कहते हैं ऑस्टियम, ठीक है। अब ये रीजन आ गया, तो अभी आपका जो फीमेल गैमिट है ये यहाँ से बाहर आके यहाँ तक का सफर तय करके एम्प्यूला रीजन में आके रुक जाता है, ओके। और एम्प्यूला में वो क्यों रुकता है, वो वेट करता है कि मेल गैमेट या स्पर्म, ओके, क्या मेरे तक पहुंचता है या नहीं, राइट। सो अगर मेल और फीमेल गैमेट्स का यूनियन होना है, फर्टिलाइजेशन इवेंट होना है, तो फर्टिलाइजेशन होगा एम्प्यूला में। ये अंडर नॉर्मल कंडीशंस है, ओके, हम अब नॉर्मल सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशंस एम्प्यूला में आपका फीमेल गैमेट आएगा और यहाँ पे रुक जाएगा, इट विल वेट, ओके। वेट किस चीज का, कि स्पर्म की एंट्री यहाँ से ऊपर की तरफ इधर से आते हुए स्पर्म ऊपर 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 आएगा, और यहाँ पे आके एम्प्यूला में अगर फीमेल गैमेट है तो स्पर्म उसको फ्यूज करेगा और फर्टिलाइजेशन की इवेंट कंप्लीट हो जाएगी, करेक्ट है। उसके ऊपर और ऊपर अगर हम चले जाएं
तो ये एक छोटा सा नैरो रीजन आता है विच इज कॉल्ड द isthmus. isthmus का मतलब होता है ब्रिज, करेक्ट, एक छोटा ब्रिज लाइक या नैरो रीजन, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको समझाने के लिए मुझे लगा कि मुझे डायग्रामेटिक व्यू आपको दिखाना चाहिए, करेक्ट है। सो दिस इज द फर्स्ट एस्पेक्ट कि ओवरी के अंदर ग्राफियन फॉलिकल से मेच्योरेशन होने के बाद फीमेल गैमेट रिलीज होके कैसे मूव करता है, उस एरियाज के नाम क्या है, ओके, ये फैलोपियन ट्यूब के ही हिस्से हैं, करेक्ट। फर्टिलाइजेशन इवेंट हो जाने के बाद यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जब एक बार मिल गए और जाइगोट बन गया, तो जाइगोट पता है क्या करेगा, जाइगोट आपके एम्प्यूलर रीजन से मूव होते हुए अंदर आके यहाँ पर कहीं पर फंस जाएगा, वहां पे स्टिक हो जाएगा, और फिर बेबी का जो प्रोडक्शन है, ओके, उसका जो आगे का मेच्योरेशन है वो प्रोसेस यहाँ पे शुरू होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, करेक्ट है। तो वो काम होगा बच्चेदानी में या यूट्रस में। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है। अब यूटेरस का भी थोड़ा सा हिस्सा देख लेते हैं। तो हमने कहा था यूटेरस एक बड़ा पैर जैसा या इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा दिखने वाला, तो आपको दिखता है ये जो है बेस है ट्राइंगल का, ये एपेक्स है, ओके। तो यू कैन सी द ट्राइंगुलर पार्ट विच इज कॉल्ड द यूटेरस। अंदर का ये जो गैप है या जो स्पेस है इसको हम यूटेराइन कैविटी बोलते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है जो थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है ना, डोम जैसे या एक बम्प जैसे है, इसको हम कहते हैं यूट्राइन फंडस, ठीक है। अब यूटेरस जो है वो एक बड़ा ही हेविली गार्डेड स्ट्रक्चर है। उसके 3 लेयर्स हैं। सबसे अंदर के लेयर को हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट सो दैट आपके बात माइंड में बैठ जाए, राइट। तो एंडोमेट्रियम सबसे अंदर का हिस्सा है, ओके। उसके अंदर क्या है, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई, वैस्कुलर कनेक्शंस जो हैं, है ना, ये काफ़ी होते हैं अंदर, करेक्ट। फिर आता है मायोमीट्रियम जो ज्यादा मसल से बना है, और फिर आता है पेरीमीट्रियम, ओके, जो बाहर का लेयर है। ओके, बाहर का मीट जो पेरीमीट्रियम है इसको हम पेरिटोनियम से डिराइव्ड बोल सकते हैं, ठीक है। एक सेरेस लेयर है, बड़ा ही पतला सा लेयर है, ओके, जिसको हम पेरीमीट्रियम बोलते हैं, ठीक है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द पेरिटोनियम, मायोमीट्रियम इज मोस्टली मसल, एंडोमीट्रियम इज ब्लड सप्लाई, करेक्ट है। अंदर का वैस्क्यूलर म्यूकोजा, अगर वैस्क्यूलर वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई, ओके, और म्यूकस की सप्लाई बहुत ज्यादा तादाद में है, करेक्ट है। इसके अंदर जो एंडोमेट्रियल स्ट्रक्चर है इसमें बहुत सारे यूटेराइन ग्लैंड्स भी हैं, और जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जो मंथली पीरियड या ब्लीडिंग का साइकिल होता है, वो एंडोमेट्रियल वॉल के चेंजेस से एसोसिएटेड है, करेक्ट है। तो ये हो गया यूटेराइन सिस्टम। थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो आपको जो है यू विल हैव व्हाट इज कॉल्ड दी सर्विक्स, ओके, और उसके नीचे एक पतला सा कैनाल जैसा है सिस्टम जिसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, और उसके बाद आ जाता है वजाइना, करेक्ट है। वजाइना क्या है, एक फाइब्रोमस्कुलर, फाइबर और मसल से बना हुआ, ओके, ट्यूब है, जो अप्रोक्सीमेटली 7.5 सेंटीमीटर से लेके 10 सेंटीमीटर तक का लेंथ है उसका, ठीक है। ये ओपन आउट होता है बाहर के रीजन में, राइट। और यहाँ की कुछ खासियत है कि वजाइनल रीजन जो है ये एक्सटर्नल हिस्से में खुलता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिसीव करता है, ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इस वजाइना के अंदर की जो एनवायरनमेंट है, जैसे ये बहुत हाईली एसिडिक होती है, करेक्ट। इसमें जो ग्लाइकोजन बनता है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है ग्लाइकोजन। अब इस ग्लाइकोजन को कुछ बैक्टीरिया है विच आर कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस यहाँ पे हमेशा रहता है, वो एक अच्छा बैक्टीरिया है जो वजाइना में रहता है, और इस ग्लाइकोजन को वो ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड बनाता है, ओके। लैक्टिक एसिड बनने के कारण वजाइना का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक हो जाता है। अब इससे होती है दो बातें, एक तो ये एसिडिक पीएच इजीली दूसरे ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होने से हमें बचाता है, क्योंकि एसिडिक पीएच में ज्यादातर जो खराब बैक्टीरिया है वो मर जाता है, करेक्ट है। तो वजाइनल पीएच को लो होना, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। एंड सेकेंड थिंग इज, जब भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन इवेंट के वक्त जब एक मतलब मेल गैमेट जब एंटर करने के लिए कोशिश करेगा यहाँ से, जब सीमेन या स्पर्म, ओके, यहाँ पर डिस्चार्ज होगा, तो स्पर्म को इधर से स्विम करते हुए ऊपर जाना है और यहाँ तक पहुंचना है, करेक्ट है। तो ज्यादातर स्पर्म इस पर्टिकुलर एसिडिक एनवायरनमेंट में मर जाएंगे,
और जो हेल्दी स्पर्म रहेंगे, जो बचे हुए स्पर्म रहेंगे, वही सिर्फ आगे जा पाएंगे। तो ये एक तरीके का बैरियर है जिससे जो अननेसेसरी स्पर्म्स हैं या वीक हैं या जिनकी क्वालिटी शायद अच्छी नहीं है, वो यहाँ पर खत्म हो जाएंगे। करेक्ट है? सो स्टूडेंट्स, दिस डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड आई होप कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल गई है, राइट? अब मैंने सोचा कि जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कर ही रही हूँ तो हम ग्राफियन फॉलिकल का भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिटेल में देख ही लेते हैं। करेक्ट है? तो वंस अगेन मैंने यहाँ पे एक मतलब फोटोग्राफ आपके सामने रखा हुआ है। आपके पास टेक्सचुअल फोटोग्राफ भी है, तो आप टेक्स्ट के साथ में इसको फॉलो कर सकते हैं वंस अगेन। ओके, तो व्हाट डू वी सी हियर, है ना? अब यहाँ पर जो है थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना, राइट? आपके टेक्सचुअल जो टॉपिक है वहां पे उन्होंने शायद उसका डायग्राम बराबर से दिखाया है, विच इज द थेका एक्सटर्ना एंड थेका इंटरना। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम जस्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, फिर यहाँ पे है ग्रैन्युलोजल सेल्स, ये देखिए। हाँ, थेका एक्सटर्ना ये है बाहर का, सबसे बाहर का लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है। ओके, तो आप प्लीज ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, अलग अलग डायग्राम्स में कहीं पे कुछ मिसिंग रहता है, कहीं पे कुछ मिसिंग रहता है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम सारे डायग्राम्स को कोरिलेट कर लें और एक ही डायग्राम में सारे डिटेल्स को भर देंगे, है ना? तो आपके नोट्स के नोट्स भी बन जाएंगे और आपके दिमाग में बात भी अच्छे से बैठ जाएगी। तो ये एक्सटर्नल जो फीचर है, दिस इज दी थेका एक्सटर्ना, इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगी आगे। फिर ये अंदर का है थेका इंटरना, उसके नीचे आ जाता है ग्रैन्युलोजा, है ना? ये बेसल लैमिना है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द थेका इंटरना ओनली। करेक्ट? फिर ये आ जाता है ग्रैन्युलोसा सेल्स, राइट? अब ये स्ट्रक्चर जो है बड़ा पिंक कलर का, ये गैप है एक्चुअली, इट्स द कैविटी, है ना, जिसको हम एंट्रम कहते हैं। एंट्रम कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरी रहती है विच इज कॉल्ड द फ्लूइड फॉलिक्यूलाई या फॉलिक्यूलर फ्लूइड। ठीक है? अब ये जो सेल्स हैं ये है कोरोना रेडिएटा एंड इस स्ट्रक्चर को हमने दिखाया है क्यूम्यूलस ओओफोरस। करेक्ट है? अब डायग्राम को अपने सामने रखते हुए हमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ले लेना है। करेक्ट है? अब ग्राफियन फॉलिकल को हम मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल भी कहते हैं। करेक्ट है? तो अगर आपको कोई पूछे कि व्हाट इज मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल, तो आप जवाब फटाक से क्या देंगे? ग्राफियन फॉलिकल है। करेक्ट है? अब जो सेकेंडरी ओओसाइट है वो सेंटर से थोड़ा सा दूरी पे स्थित है। अब ये जो सेंट्रल पार्ट दिखाया है ना, ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर जिसमें ये ब्लू चीज है, ये एक्चुअली दिस इज द फीमेल गैमेट या जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी ओओसाइट। क्या है ये? सेकेंडरी ओओसाइट है। तो सेकेंडरी ओओसाइट क्या सेंटर में दिख रहा है आपको? नहीं ना, वन साइड पे है, थोड़ा सा उसको पुश कर दिया गया है। तो हमने क्या बोला है, अगर सेंटर से अवे है कोई चीज तो उसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिक पोजिशन। क्या कहते हैं? एक्सेंट्रिक पोजिशन। तो जो सेकेंडरी ओवोसाइट है या जो फीमेल गैमीट है वो एक्सेंट्रिक है, सेंटर से थोड़ा दूर है। ये सेकेंड चीज है याद करने का। करेक्ट है? अब ओवोसाइट का एक मेम्ब्रेन है, अभी हम सेंट्रल ओवोसाइट की बात कर रहे हैं, है ना? तो ओवोसाइट में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, राइट? विटेलाइन मेम्ब्रेन का काम क्या है? विटेलाइन मेम्ब्रेन एक नॉन सेल्यूलर लेयर को सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। करेक्ट है? अब इसको यहाँ पे डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, बट ये विटेलाइन लेयर है जो पिंक कलर का आपको इंटरनल थिन लेयरिंग दिख रही है। करेक्ट है? तो विटेलाइन मेम्ब्रेन क्या करता है? एक नॉन सेल्यूलर लेयर को सिक्रीट करता है विच इज कॉल्ड द जोना पेल्यूसिडा। ठीक है? तो ये हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन। अब 3 लेयर है ग्राफियन फॉलिकल को, वंस अगेन आपको आपके टेक्स्ट बुक के कोऑर्डिनेशन में इसको स्टडी करना है, अकेले ये नहीं करना है आपको। हाँ, टेक्स्ट बुक के साथ में स्टडी करना है। 3 लेयर्स हैं ग्राफियन फॉलिकल के। फर्स्ट लेयर है थेका एक्सटर्ना, है ना, जो बाहरी हिस्सा है, फाइब्रस और प्रोटेक्टिव लेयर है। फिर आता है थेका इंटरना, इसमें सेल्स नहीं है। थेका इंटरना में सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। ओके, तो ये फाइब्रस टिश्यू है, अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर है। और थेका इंटरना जो है बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रीट करता है। करेक्ट है? एस्ट्रोजन हार्मोन इज द फीमेल सेक्सुअल हार्मोन एंड ऑब्वियसली वो ग्राफियन फॉलिकल के मेच्योरिटी से लेके बहुत सारे सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ओके, और अंदर थेका इंटरना के भी अंदर आपके आ जाते हैं फॉलिकुलर सेल्स। प्लीज डायग्राम को देखिए, लुक एट द डायग्राम, आपको फॉलिकुलर सेल्स नजर आएंगे। तो फॉलिकुलर सेल्स जो है वो थेका इंटरना के भी अंदर हैं।
करेक्ट है. ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड फॉलिकुलर सेल्स आर काइंड ऑफ द सेम थिंग. ओके. फॉलिकुलर सेल्स आर कमिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा. करेक्ट. तो ये जो ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, यहीं से वो फॉलिकुलर सेल्स आ रहे हैं. समझ में आ रहा है? तो थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, एंड दिस इज द फॉलिकुलर सेल्स. करेक्ट. ओके. अब आपका जो मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा है, करेक्ट है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा आगे जाके जैसे जैसे आपका ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो रहा है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको दिखाना शुरू करेगा. एक है डिस्कस प्रोलिजेरिस और दूसरा है कोरोना रेडिएटा. करेक्ट है. डिस्कस प्रोलिजेरिस और कोरोना रेडिएटा. अब इनका फंक्शन क्या, ग्रैन्युलोसा सेल क्या करता है? करेक्ट है. ये पहले तो एक सिंगल लेयर बनता है जब भी आपका oocyte प्राइमोर्डियल फॉलिकल के फॉर्म में है. प्लीज रिमेंबर कि हम ऑलरेडी हिस्टोलॉजी मैच्योरेशन वगैरह कर चुके हैं. ये एडिशनल नोट्स हैं. अगर आप इसमें से बेसिक इंफॉर्मेशन निकालने के लिए देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. करेक्ट है. तो एडिशनल नोट्स देखने के पहले मेन वीडियो देख के समझ लीजिए. राइट. तो ग्रैन्युलोसा सेल्स इनिशियल टाइम पे जब भी आपका oocyte बिल्कुल प्राइमरी फॉर्म में है तभी वो एक सिंगल लेयर बनाकर रहता है. बाद में जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है तो यही ग्रैन्युलोसा सेल्स, अभी ध्यान से, हाँ, यही ग्रैन्युलोसा सेल्स मल्टी लेयर्ड फॉर्म में आ जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्यूम्यूलस ओओफोरस. हाँ, प्लीज रिमेंबर दिस. यही ग्रैन्युलोसा सेल्स आगे जाके आपको क्यूम्यूलस ओओफोरस स्ट्रक्चर देते हैं जो सिंगल लेयर नहीं मल्टीपल लेयर है. ऐसे है कि पहले सैंडविच में सिर्फ एक ही ब्रेड का स्लाइस था, उस टाइम पे वो प्राइमोर्डियल ओवेन फॉलिकल था, और जब वो ग्राफियन फॉलिकल बना तो क्या हुआ कि 3 4 5 लेयर्स आ गए, एक के ऊपर ब्रेड स्लाइसेस. तो इसको स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, जब बहुत सारे ब्रेड स्लाइसेस हो गए तो हमने इसको बोल दिया क्यूम्यूलस ओओफोरस. है ना. ग्रैन्युलोसा सेल का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टेरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन. करेक्ट है. स्टेरॉयड सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के मेच्योरिटी, हेल्थ और फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है. करेक्ट है. और इसके अलावा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रिसेप्टर्स वो प्रोड्यूस करता है. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या है, ये जब भी हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा. ठीक है. तो ये एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ी आगे की भी तैयारी करनी है. हाँ. अब ये क्यूम्यूलस ओओफोरस एग्जैक्टली क्या है? क्यूम्यूलस ओओफोरस मैंने पहले भी बताया था, इसका दूसरा नाम है डिस्कस प्रोलिजेरिस. ओके. क्यूम्यूलस ओओफोरस का दूसरा नाम है डिस्कस प्रोलिजेरिस. ये सेल्स का एक गुच्छा है, क्लस्टर है, मल्टी लेयर्ड सैंडविच है. ओके. जो oocyte को सराउंड करता है उसके गोल गोल इर्द गिर्द है, प्रेजेंट रहता है. ओके. और ये कहाँ पाया जाता है? ओवेरियन फॉलिकल में तो रहता ही है, लेकिन जब भी फीमेल गैमीट को ओवरी से निकाल कर बाहर कर दिया जाता है उसके बाद भी क्यूम्यूलस ओवोफोरस का स्ट्रक्चर आपको दिखता रहेगा. मतलब ओव्यूलेशन के बाद भी ये स्ट्रक्चर दिखेगा. करेक्ट है. जो एंट्रल फॉलिकल है, एंट्रम जहां पर है, जहां पे स्पेस है, तो ये मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा का ही एक हिस्सा है. क्या? क्यूम्यूलस ओओफोरस. करेक्ट है. क्यूम्यूलस ओओफोरस मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा का ही एक हिस्सा है. अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, है ना, क्योंकि ये ग्रैन्युलोसा मेम्ब्रेन है और इसी से आगे जाते हुए आपका क्यूम्यूलस ओओफोरस आ रहा है. देखिए ये मल्टी लेयर्ड एक स्ट्रक्चर बन रहा है. करेक्ट है. ओके. ये सबसे इनर लेयर जो है इन्हीं सेल्स का, इनको हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा. ओके. वी कॉल इट द कोरोना रेडिएटा. करेक्ट. अब कोरोना रेडिएटा का काम क्या है? कोरोना रेडिएटा भी एग सेल को सराउंड करता है. इसमें भी 2 3 लेयर के सेल्स होंगे, राउंड 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 राउंड. ये जोना पेल्यूसिडा से अटैच्ड रहते हैं, जो कि सेल एग के बाहरी लेयर का प्रोटेक्शन का लेयर है. करेक्ट है. और कोरोना रेडिएटा का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? वाइटल प्रोटीन्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स रहती है ना, क्योंकि आपका ये जो पूरा सिस्टम है, ये ग्राफियन फॉलिकल, ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है? ये फीमेल गैमीट के मेच्योरिटी को हेल्प आउट कर रहा है ना. तो जो फॉलिकल है वो फॉलिकल इज नथिंग बट अ स्पेस जहां पे फीमेल गैमीट मैच्योर हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं. तो ओके. कोरोना रेडिएटा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि जो आपका बनने वाला फीमेल गैमीट है उसके लिए जो जरूरी प्रोटीन्स हैं, जो जरूरी फैक्टर्स हैं, वो सारा कोरोना रेडिएटा सप्लाई करता है. प्लीज रिमेंबर, जो आपका सेकेंडरी oocyte है,
प्लस आपके जितने भी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, जितने भी लेयर्स हैं, वो पूरे स्ट्रक्चर को हम क्यूम्यूलस ओओफोरस बोलते हैं. सो oocyte प्लस सराउंडिंग ग्रैन्युलोसा सेल्स इज इक्वल टू क्यूम्यूलस ओओफोरस. इज दिस क्लियर? इसको हमें याद रखना है. फिर हम आते हैं एंट्रम पे. एंट्रम क्या था? एक कैविटी है ना, oocyte और मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा के बीच में. तो मैं आपको और एक बार दिखा देती हूँ. ये एंट्रम है, देखिए ये जो स्पेस है ना. तो ये oocyte और ये मेन जो स्ट्रक्चर है इसके बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं ओके एंट्रम. एंड इस एंट्रम के अंदर है ना फ्लूइड रहेगा, लिक्विड रहेगा, खाली स्पेस तो नहीं रहेगा. करेक्ट है. अब इस फ्लूइड को हमने क्या नाम दे दिया है? लिकर फॉलिक्यूलाई या फॉलिक्यूलर फ्लूइड या फॉलिक्यूलर लिक्विड. ओके, क्वेश्चन कैसे भी आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है. फॉलिक्यूलर लिक्विड बोल दिया मतलब आपको याद होना चाहिए कि अच्छा ये तो ग्राफियन फॉलिकल के एंट्रम वाला फ्लूइड है. अब वहां पे फॉलिक्यूलर फ्लूइड या फॉलिक्यूलर लिक्विड का क्या फंक्शन है ना. ये एक लिक्विड है जिसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले. इस लिक्विड में हार्मोन है, इस लिक्विड में एंजाइम्स हैं, एंटीकोएगुलेंट्स हैं. एंटीकोएगुलेंट मतलब जो ब्लड को या किसी भी लिक्विड को जमने से या गट्ठ होने से रोकता है, तो वह एंटीकोएगुलेंट फैक्टर्स होते हैं. फिर है इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे आपके सॉल्ट्स हो गए हैं ना, सोडियम, पोटेशियम, है ना, कैल्शियम एटसेट्रा, जो हमारे फंक्शनिंग के लिए काम में आते हैं. फिर ऑक्सीजन की स्पीशीज हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जो वेरियस रिएक्शंस में काम में आते हैं. एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो इस ऑक्सीजन को डैमेज करने से बचाते हैं. तो ये कुछ केमिकल्स हैं जो आपके फॉलिकुलर फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं. करेक्ट है. और ये सब इतने क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फ्लूइड इतना क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए जहां पे भी फ्लूइड है, लिक्विड है, वो कोई ना कोई काम करता है कि नहीं. जैसे बॉडी में ब्लड है तो ब्लड के बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पे फ्लूइड है तो इसका क्या काम है? ये क्या करता है? ये कम्युनिकेशन बना के रखता है ना. फॉलिकल के सेल्स और आपका जो मेन oocyte है या फीमेल गैमीट है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन. करेक्ट है. ये दोनों लिविंग सिस्टम्स हैं. इनके बीच में न्यूट्रिशन एक्सचेंज होता है, गैस एक्सचेंज होता है, टॉक्सिन एक्सचेंज होता है. तो इनके बीच की कम्युनिकेशन कि हाँ अभी मुझे ये करना है, कौन सा रिएक्शन करना है, कौन सी चीज को यूज करना है, ये सारा कम्युनिकेशन कैसे होता है? कम्युनिकेशन होता है थ्रू द फॉलिकुलर फ्लूइड, जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इस पूरे प्रोसेस को अलाउ करते हैं. करेक्ट है. सो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड दिस स्लाइड शो हियर. आई होप कि आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन काम में आई है. अगेन वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज प्लीज सब्सक्राइबर बेस मेरा बढ़ाइए. ओके, आप ऑलरेडी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए सब्सक्रिप्शन करने के लिए. ओके, जितने व्यूज होंगे, जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मुझे उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा. सो प्लीज डू सपोर्ट मी एज वेल. ओके, ट्राई कीजिए कि हर एक स्टूडेंट एटलीस्ट 5 लोगों को बोले मेरे चैनल के बारे में. एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू इट. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग.